नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल के एक और साइंस के मॉडल पेपर में। देखिए, साइंस का मॉडल पेपर आज 21वां अपना रहेगा। 20 मॉडल पेपर अपलोड किए जा चुके हैं बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और यह पेपर भी ठीक वैसा ही रहेगा बिल्कुल सिलेबस के अनुसार। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं, और पेपर करने के बाद डिसाइड करना है आपको कि चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं। बहुत बढ़िया पेपर है, आपकी किताबों से बनाया गया है और अच्छे स्तर का भी है। चलिए, पहला आपका प्रश्न साथियों, मानव आंख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक तथा सीधा, आभासी एवं सीधा, या सीधा एवं आभासी? तो प्यारे साथियों, इसका आंसर होगा वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। ठीक है, रेटिना पर पूछा गया तो रेटिना पर वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर जो वो रहेगा। ठीक है मित्रों, चलिए दूसरा आपका प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किसमें होगी? आपकी नाइट्रोजन में होगी, निर्वात में, स्टील में, या वायु में? तो साथियों, प्रकाश की जो चाल है वो सर्वाधिक होती है आपकी निर्वात में, तो ऑप्शन बी होगा। ध्वनि की जो चाल है साथियों, ध्वनि की चाल निर्वात में नहीं होती, यानी जीरो होती है एक प्रकार से। और स्टील यानी धातु में सर्वाधिक होगी, है ना, धातु में सर्वाधिक होगी और निर्वात में नहीं होगी। और प्रकाश का जो है वो उसमें क्या होगा, निर्वात होगा तो चाल जो है वो सर्वाधिक होगी। तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर जो वो रहेगा। चलिए तीसरा प्रश्न है मित्रों आपका, एक प्रकाश वर्ष इकाई है समय की, दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की, या प्रकाश की चाल की? तो साथियों, प्रकाश वर्ष जो है वो इकाई किसकी है? दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है मित्रों, देखिए ये प्रश्न पूछे गए हैं और इसीलिए लेकर के आया हूँ, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। अगला आपका प्रश्न मित्रों की, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? डेसिमल है, डेसिबल है, पीपीएम है, या इनमें से कोई नहीं है? तो ध्वनि प्रदूषण की इकाई डेसिबल ही मानी जाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। चलिए पांचवा प्रश्न की, निम्न में से चाल की इकाई नहीं है? मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति घंटा, या किलोमीटर प्रति घंटा? तो देखिए साथियों, यहाँ तो अपन देखें तो चारों ही ऑप्शन ठीक है भाई। मीटर प्रति सेकंड भी आपका होता है, और किलोमीटर प्रति सेकंड भी हो सकता है भाई, सेकंड्स में भी तो जाते हैं किलोमीटर में। और मीटर प्रति घंटे भी होते हैं, तो किलोमीटर प्रति घंटा भी होता है। तो चारों ही ऑप्शन ठीक है, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस प्रश्न में आप एक प्रकार से बोनस मान सकते हो, या फिर इसमें सारे ही ऑप्शन सही है। इसमें इकाई नहीं है तो कोई सी भी जो है वो गलत नहीं है, सारी इकाइयाँ हैं। तो ये प्रश्न तो आप डिलीट समझिए एक प्रकार से। इसमें ऑप्शंस डालना कुछ और चाहता था मैं, लेकिन ये थोड़ा सा टाइप नहीं हुआ और ध्यान भी इसके ऊपर नहीं दिया गया। चलिए कोई बात नहीं, आसान सा प्रश्न था, हो जाता। छठा आपका प्रश्न है कि फलीदार पौधों में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? शंकुरूपी जड़ें, ग्रंथिका जड़ें, गांठदार जड़ें, और चूसकी जड़ें? तो फलीदार पौधों में साथियों किस प्रकार की जड़ें पाई जाएंगी? जो फलीदार पौधे होते हैं उनमें ग्रंथिका जड़ें पाई जाती हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही आंसर मित्रों रहेगा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न, इंसुलिन एक रुधिर शर्करा को बढ़ाती है, रुधिर शर्करा को घटाती है, रुधिर नलिका को संकुचित करती है, या स्तन्य श्रवण को उद्घोषित करती है? तो इंसुलिन जो है साथियों वो रुधिर शर्करा को घटा देती है। भाई रुधिर में शर्करा बढ़ता जाएगा जिसकी वजह से मधुमेह रोग होता है, तो इंसुलिन का इंजेक्शन दे देंगे तो वो शर्करा का जो स्तर है रुधिर में उसको कम करेगा। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका, है ना। अगला प्रश्न है मित्रों, आठवां प्रश्न आपका, आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में, या नर के शरीर के बाहर? तो मादा के शरीर में होगा। ऑप्शन ए इसका सीधा सा आंसर जो वो हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न, मनुष्य की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? विब्रियो कोलेरी, बेसिलस, ई कोलोई, या जेंथोमोनास? देखिए मनुष्य की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाएगा प्यारे साथियों? वो पाया जाता है ई कोलोई। और ये कहाँ पाया जाता है साथियों? आपका ये बड़ी आंत में पाया जाएगा ना, बड़ी आंत में ये पाया जाता है ई कोलोई जीवाणु, बड़ी आंत में। इसीलिए मनुष्य की मतलब आपका पोषण का वह अंग जिसमें, पाचन तंत्र का वह अंग जिसमें
जीवाणुओं द्वारा पाचन होता है, तो वो आपका बड़ी आंत है ना, उसमें ई कोलोई नामक जीवाणु पाया जाता है। तो ऑप्शन सी सही होगा मित्रों इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है 10वां प्रश्न। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि एक, तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, बी है आपका जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, सी तेल की श्यानता अधिक होती है, या डी जल की श्यानता अधिक होती है। तो जल का पृष्ठ तनाव जो है वो अधिक होने के कारण तेल की एक छोटी बूंद पानी पर क्या करती है, फैल जाती है। पृष्ठ तनाव जल का अधिक होगा, ऑप्शन बी सही होगा इसका। 11वां प्रश्न है मेसोन कण का द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन से अधिक व प्रोटॉन से कम, दूसरा इलेक्ट्रॉन से कम व प्रोटॉन से अधिक, तीसरा है इलेक्ट्रॉन के बराबर, या चौथा ऑप्शन प्रोटॉन के बराबर। तो मेसोन का जो द्रव्यमान है, मेसोन कण का जो द्रव्यमान है साथियों, वो आपका इलेक्ट्रॉन से तो अधिक होता है और प्रोटॉन से कम होता है। ठीक है। और मेसोन की जो खोज अगर पूछ ले कोई कि इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज युकावा ने की है। ये ध्यान रखिएगा, युकावा ने मेसोन की खोज की। इलेक्ट्रॉन पे आपका द्रव्यमान कितना होता है आप सब लोगों को पता है, आपका 9.1 गुणा 10 की घात -31 kg। और प्रोटॉन का जो होगा वो कितना होगा 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो इलेक्ट्रॉन से तो अधिक होगा और प्रोटॉन से इसका द्रव्यमान कम होगा मेसोन का। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही उत्तर जो वो इसका रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है मित्रों आपका, धातु ऑक्साइडों की प्रकृति सामान्यतः होती है अम्लीय, उदासीन, क्षारीय या उभयधर्मी। तो धातु ऑक्साइड जो वो किस प्रकृति के होते हैं सामान्यतः, वो धातु ऑक्साइड आपके साथी होते हैं क्षारीय प्रकृति के। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे सही आंसर आपका रहेगा। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि NaOH प्लस HCl प्लस NaCl प्लस H2O उपयुक्त समीकरण दर्शाता है। ये यहाँ पे प्लस लगा दिया हर जगह, यहाँ पे इस प्रकार का निशान आप समझिएगा। ठीक है। तो ये किस चीज़ को दर्शाएगा प्यारे साथियों, इसको बताना है। केवल उदासीनीकरण अभिक्रिया को दर्शाता है, केवल द्विविस्थापन अभिक्रिया को दर्शाता है, या द्विविस्थापन व उदासीनीकरण दोनों को दर्शाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों, NaOH जो है वो एक प्रबल क्षार है और HCl प्रबल अम्ल है। तो जब दोनों प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब जुड़ेंगे तो आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया तो होगी निश्चित रूप से, NaCl लवण बन जाएगा और जल बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए सोडियम के साथ OH आयन जो ये भी प्रतिस्थापित हुआ और H आयन भी प्रतिस्थापित हुआ, H2O बना, तो द्विविस्थापन भी इसमें होगा। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर जो वो रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा प्रश्न था मेरे हिसाब से। अगला आपका प्रश्न है कि अमोनिया उत्पादन की हेबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, उत्प्रेरक वर्धक पूछा है मैंने, निकल, लोहा, प्लेटिनम या मोलिब्डेनम। तो प्यारे साथियों देखिए, इसका आंसर होगा मोलिब्डेनम। उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कौन कार्य करता है, आपका मोलिब्डेनम कार्य करता है उत्प्रेरक वर्धक के रूप में। काफ़ी बच्चों ने कहा कि सर Fe जो है लोहा जो वो उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो उत्प्रेरक का कार्य नहीं पूछा मैंने, उत्प्रेरक वर्धक पूछा, इसलिए मोलिब्डेनम इसका आंसर जो वो रहेगा। ठीक है। अगला आपका प्रश्न 15वां की कैंसर जन्य होते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, विवृत श्रृंखला हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो कैंसर जन्य कौन से होंगे आपके, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर जो वो सही रहेगा। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है 16वां प्रश्न, एथीन से पॉलीथीन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। बहुलकीकरण कहलाएगी। सीधा सा प्रश्न, सीधा आंसर। अगला आपका प्रश्न मित्रों, बहुलक के बारे में क्या सत्य नहीं है। 1 बहुलक कम अणुभार वाले होते हैं, 2 बहुलक कोई आवेश नहीं रखते, 3 बहुलक की श्यानता उच्च होती है, और 4 बहुलक प्रकाश फैलाते हैं। तो बहुलक के बारे में क्या सत्य नहीं है, तो बहुलक के बारे में जो सत्य नहीं है वो है आपका बहुलक कम अणुभार के होते हैं। ठीक है। ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। बहुलकों की श्यानता उच्च होती है, आवेश नहीं रखते हैं और बहुलक प्रकाश फैलाते हैं।
तो काफ़ी सारी चीज़ें अपन बहुलक यानी छोटी छोटी इकाइयों को मिला करके बना सकते हैं, जिसमें बाद में एक प्रकार से अपने प्रकाश फैलाने के उपकरणों के तौर पे भी अपन काम में ले सकते हैं उनको। जैसे लेंस बना लिए अपन ने, तो वो फैला देता है प्रकाश को, है ना। छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर तो बनते हैं, तो ये भी कार्य माना जा सकता है। लेकिन बहुलक कम अणुभार वाले होंगे, ये नहीं होगा, अधिक अणुभार के ये होते हैं, क्योंकि एकलक इकाइयाँ कम अणुभार की होंगी। ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका सही उत्तर जो वो रहेगा। आपका 18वां प्रश्न है मित्रों, 1 GB किसके तुल्य है? 1024 KB के, 1024 MB के, 1024 TB के, 8 बिट्स के। तो 1 GB जो है वो 1024 MB के बराबर होगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर आपका रहेगा। 19वां प्रश्न है कि ब्रह्मांड की इकाई कहा जाता है? आकाश गंगा को, निहारिका को, लुब्धक को या प्रोक्सिमा को? तो आकाश गंगा को जो है ब्रह्मांड की इकाई कहा जाता है। लगभग 10 की घात 11 कुल आकाश गंगाएं मानी गई हैं पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। 20वां प्रश्न मित्रों की हमारी पृथ्वी किस आकाश गंगा की सदस्य है? मंदाकिनी, एरावतपत, मिल्की वे या उपयुक्त सभी? तो सारे सही हैं। मिल्की वे को ही अपन मंदाकिनी बोलते हैं और मंदाकिनी को ही एरावतपथ बोलते हैं। तो तीनों सही हैं, ऑप्शन 4 इसका आंसर जो वो रहेगा। 21वां प्रश्न की अधिशोषण, अवशोषण, संघनन आदि किस प्रकार के प्रदूषण नियंत्रण में उपयोगी हैं? वायु, जल, मृदा या सभी? तो अधिशोषण, अवशोषण और संघनन, प्यारे साथियों, ये आपका जो वायु प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण, उसमें उपयोगी हैं, उसके ऊपर नियंत्रण में उपयोगी होते हैं आपके अधिशोषण, अवशोषण और संघनन। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर जो वो रहेगा। अगला आपका प्रश्न कि स्पंज के नाम से जाना जाता है? पोरीफेरा, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा या इकाइनोडर्मेटा? तो स्पंज के नाम से किसको जानते हैं अपन? स्पंज के नाम से जानते हैं पोरीफेरा को। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर जो वो रहेगा। अगला है मित्रों, राजस्थान में कौन सा जिला गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो बताया हुआ है कि गेहूं, गंगा के पानी से नहा करके गेहूं की रोटी के साथ सरसों का साग खाते हुए मीरा के भजन सुनेंगे। तो तारा मीरा, सरसों और गेहूं, इसके लिए गंगानगर प्रसिद्ध है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर जो वो रहेगा। मित्रों अगला प्रश्न आपका, भावनात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य मुख्य रूप से संबंधित है? ज्ञान, अनुप्रयोग, अनुमूल्यन और बोध। भावात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य मुख्य रूप से संबंधित है, ज्ञान से है, अनुप्रयोग से, अनुमूल्यन से या बोध से? तो अनुमूल्यन आएगा, सीधा सा आंसर है। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक उत्तम परीक्षण की नहीं है? विश्वसनीयता, योजना, वस्तुनिष्ठता और विभेदकारिता। तो योजना जो वो कोई विशेषता नहीं है परीक्षण की, तो ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न मित्रों, प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का एक उदाहरण है? बुलेटिन बोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, चार्ट, मॉडल। तो इसमें आंसर होगा आपका प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री की बात की जा रही है, तो प्रक्षेपी में कौन सा नहीं आएगा? 26 के प्रश्न का सही आंसर होगा साथियों ओवरहेड प्रोजेक्टर। भाई ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है छोटी चीज़ों को बड़ा करके एक प्रकार उसमें देखा जाता है, लेकिन प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री बुलेटिन बोर्ड भी होता है, चार्ट भी होता है, मॉडल भी होता है, लेकिन यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ओवरहेड प्रोजेक्टर। ठीक है साथियों। अगला आपका प्रश्न है, सॉरी 1 मिनट, ये गलत बता दिया, एक्सप्लेनेशन गलत हो गया। प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का एक उदाहरण बताना है ना, प्रक्षेपी है बिल्कुल, तभी मैं डाउट में था थोड़ा। ओवरहेड प्रोजेक्टर बिल्कुल निश्चित रूप से एक पर्दे पर जो है भाई अपने सामने अपनी एक किताब अपने पास में, और उस किताब को का चित्र बड़ा करके एक प्रकार से बड़े अक्षरों में यहाँ पे पर्दे पर दिखाने का कार्य ओवरहेड प्रोजेक्टर के द्वारा एक प्रकार से किया जाता है। बिल्कुल शब्द उसी प्रकार के आपको क्लियर ज़्यादा दिखाई देंगे। ठीक है। चार्ट, मॉडल और बुलेटिन बोर्ड ये प्रक्षेपी शिक्षण सहायक सामग्री आपकी नहीं होंगी। तो एक उदाहरण है ये पूछा है, तो ऑप्शन 2 सही होगा। माफ़ी चाहूँगा मित्रों इसके लिए। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है? व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि, प्रयोगशाला विधि। तो मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करने वाली तो आपकी समस्या समाधान विधि है, जिसमें सोचना पड़ेगा, समस्या का समाधान करना पड़ेगा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है?
वैज्ञानिक नियम, वैज्ञानिक अभिवर्ती, परिकल्पना बनाना या प्रयोग करना। तो वैज्ञानिक उत्पाद के अंतर्गत आएगा तो वो आएगा वैज्ञानिक नियम बनाना, है ना। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नवाचारी शिक्षण विधि में शिक्षण के उद्देश्यों के सभी घटकों का समावेश होता है? दल शिक्षण में, सूक्ष्म शिक्षण में, अभिक्रमित अनुदेशन में, या तीसरा ऑप्शन है सभी में। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा मित्रों? यहाँ पे ऑप्शन 3 ही सही रहेगा, सभी। देखिए, दल शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण और अभिक्रमित अनुदेशन ये नवाचारी टेक्निक है, तीनों की तीनों। तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा, है ना। अगला आपका प्रश्न कि तीसरा प्रश्न कि विज्ञान शिक्षण में विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जाती है? तो उपचारात्मक की जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर रहेगा। देखिए मित्रों, आज का जो पेपर था वो जानबूझ करके मैंने बिल्कुल ईजी पेपर बनाया। पिछला 19वां पेपर थोड़ा सा टफ बन गया था, जिसकी वजह से बच्चे बोले कि सर ऐसा पेपर नहीं बनाना चाहिए, कॉन्फिडेंस डाउन होता है। उसके बाद में 20 और 21 का मैंने एक साथ बनाया था, थोड़े इजी पेपर रखे हैं। आगे के जो पेपर आएंगे उनको थोड़ा और अच्छा बनाने की कोशिश और स्तर बढ़ा देंगे। हालांकि अब कोशिश यही है कि मॉडल पेपर की सीरीज़ को यहीं रोका जाए और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपके स्टार्ट किए जाएं अगले मंडे से। तो कोशिश पूरी रहेगी मेरी कि अगले मंडे से मैं आपकी टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट कर दूं। अगर नहीं कर पाया तो निश्चित ही साथियों आपके टेस्ट तो रहेंगे साइंस के। अगर टॉपिक वाइज नहीं आ पाए तो ये तो लगातार जारी रहेंगे, लेकिन ये बता दूं कि टॉपिक वाइज आएंगे ज़रूर, या तो अगले मंडे से आ जाएंगे या फिर 1-2 दिन छोड़ करके आ जाएंगे, है ना। तो आएंगे ज़रूर, ये कन्फर्म है, क्योंकि बायोलॉजी का जो मैटर है साथियों टॉपिक वाइज वो मैं बना चुका हूँ कंप्लीट। उन प्रश्नों को अभी आपके सामने प्रस्तुत करना है, थोड़ा सा सेट करके रफली बनाएं, एक बार लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा, प्रश्न बना लिए बाकी कि हाँ ये प्रश्न डालेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सारा मैटर कवर हो गया है, बायोलॉजी का लगभग मैटर उन प्रश्नों में तैयार कवर हो जाएगा, आपका रिवीजन ज़बरदस्त हो जाएगा और कहीं किसी भी कोचिंग में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतने शानदार प्रश्न हैं और बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा होगा मेरे हिसाब से आपको। तो बहुत मेहनत लग रही है साथियों इसमें, दिन रात लगातार कोशिश कर रहा हूँ, तब जाके मैटर बना है और उम्मीद है कि आपके सामने अच्छे से पेश कर पाऊँ। किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें, उसको देखेंगे। गलतियाँ होती हैं साथियों, इंसान से ही होती हैं। और मिलेंगे साथियों अपन अगले वीडियो में एक और शानदार टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।